नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी काशीनाथ। 4 बजे रात से ही नहा धोकर पूजा पाठ कर चोटी बांधकर काशीनाथ जब पंडित धनंजय भट्टाचार्य की पाठशाला के बरामदे में बैठकर दर्शन शास्त्र के सूत्र एवं भाष्य रटने लगता तो उसे बाहरी दुनिया का ख्याल न रहता। उन्नत ललाट और दीर्घ आकृति का काशीनाथ बंदोपाध्याय दर्शन शास्त्र की गहराई में डूबकर सब कुछ भूल सा जाता। लोग उसके बारे में तरह तरह की अटकलबाजियां करते। कोई कहता वह पिता के समान विद्वान होगा, कोई कहता कहीं पिता के समान पढ़ते पढ़ते पागल ना हो जाए। ऐसा सोचने वालों में उसके एक मामा भी थे। कभी कभी वे बाधा देते हुए कह भी बैठते कि बेटा तुम गरीब लड़के हो, अधिक पढ़ लिख कर क्या करोगे? जितना पढ़ लिख चुके हो उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। इतना अधिक पढ़कर क्या तुम भी स्वर्गीय बंदोपाध्याय की तरह घर के एक कोने में पड़े सिर हिलाओगे क्या? थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वह भी जाती रहेगी। मामा की सीख काशीनाथ इस कान से सुनता और उस कान से उड़ा देता। पागल हो जाने के भय से मामा उसे फटकारते। घर का काम धंधा न हो पाने के कारण मामी भी बिगड़ती और ममेरे भाई उसके खिल्ली उड़ाया करते। परंतु काशीनाथ इन सब बातों को सहज ही सह लेता, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और परिणाम कुछ भी ना निकला। वह पूर्वतः ही सब कुछ करता रहा। शाम को मौज से मैदान में घूमता, नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अस्ताचल के डूबते हुए सूर्य की ललाई देखकर, और कभी गांव के जमींदार के घर जाकर शिव मंदिर में खड़ा अंध बूंदे नेत्रों से शिव की आरती का आनंद लेता, और कभी कभी मामा की चंडी मंडप में चला जाता और एक कोने में कंबल बिछाकर चुपचाप एकांत में बैठ जाता। ऐसा लगता मानो इसे कोई काम ही नहीं, उद्देश्य नहीं, कामना नहीं। 12 साल की उम्र में ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। ये 6 वर्ष उसने मामा के यहाँ ही काट दिए हैं। वह क्या करता है, बाद में क्या करेगा, पहले क्या किया है और अब क्या करना जरूरी है, इसकी उसे कोई चिंता नहीं। उसे लगता मानो उसे यूं ही दिन गुजारने हैं। हमेशा मामा के घर दोनों वक्त सूखी रोटी और डांट फटकार सहनी है। ना कहीं जाना है उसे और ना ही कुछ करना है। वह नीरव कोना जैसे उसी का है और उसी का रहेगा। उस पर ना कोई दखल जमाने आएगा, ना उसे वहां से हटा ही सकेगा। मोहल्ले वाले समझाते, अरे काशीनाथ कुछ तो करो धरो, इस तरह निठल्ले बैठने से कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। काशीनाथ प्रायः खामोशी रहता, मन ही मन सोचता कि वह क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। दिन किसी प्रकार बीत रहे थे। प्रियनाथ मुखोपाध्याय गांव के जमींदार थे। अति कुलीन तथा धनवान थे। कुल मर्यादा की रक्षा के लिए इतने बड़े आदमी होने पर भी जब वे अपनी बेटी के लिए सर्वगुण संपन्न वर खोजने में असमर्थ रहे तो उन्हें बेहद झुंझलाहट हुई। पत्नी से कभी जिक्र करते तो कहती, मेरी एकमात्र कन्या है, कुलीनता लेकर मुझे चाटना है क्या? उनके गुरुदेव उसी गांव में रहते थे। उनसे पूछा तो वे बोले, हरी हरी कहीं ऐसा भी संभव है? धन की कमी नहीं है तुम्हारे पास, किसी गरीब कुलीन संतान को कन्यादान करके जमाई और लड़की को अपने ही घर रखो, कितना अच्छा होगा यह। इतने बड़े वंश और कुल की मर्यादा को घटाना उचित तो नहीं। प्रियनाथ बाबू ने घर लौटकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसने भी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक ही तो है, मैं भी यही चाहती हूँ, जब तक जीऊँ कमला मेरे ही पास रहे। और हुआ भी ऐसा ही। दामाद को घर जमाई बनाने की प्रेरणा लिए पहुंचे एक दिन प्रियनाथ बाबू पंडित मधुसूदन मुखोपाध्याय के घर पहुंचे। मुखोपाध्याय जी उस समय यजमान के घर पूजा पाठ करने जा रहे थे। नाथ बाबू को आया देख के असमंजस में पड़ गए। इतने बड़े जमींदार के यहाँ बैठाएं, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रियनाथ बाबू उनकी उलझन ताड़ गए और हंसकर बोले, आपसे कुछ बातें करनी है, चलिए भीतर चले। हाँ हाँ चलिए, किंतु विंतु कुछ नहीं, आइए बताता हूँ अभी आपको। दोनों चंडी मंडप की ओर बढ़ चले। प्रियनाथ बाबू ने बैठते ही पूछा, अरे आपका भांजा कहाँ है? भट्टाचार्य की पाठशाला में होगा। अरे जरा बुलाइए तो उसे। अरे बुलाई देता हूँ, कोई जरूरी काम है। हाँ हाँ एक जरूरी काम है। मधुसूदन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस अकर्मण्य लड़के से इतने बड़े जमींदार का क्या काम हो सकता है। भयभीत से बोले, कोई अपराध हुआ है उससे? क्या अपराध क्या होगा तब? प्रिय बाबू हंसते हुए बोले, मैंने उसे अपना जमाई बनाने का निश्चय किया है, इस नाते आप मेरे समधी हुए। कहने के साथ ही वे ठहाका मारकर हंस पड़े।
जिस बात को सोचकर उन्हें हंसी आ गई थी, मधुसूदन को उसका ज्ञान हो जाता तो शायद वे चुप ही रहते। विस्मय से वे विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी और कुछ क्षणों बाद बोले, काशीनाथ को? हाँ। किस लिए? ढूंढने पर भी मुझे उस जैसा कुलीन लड़का नहीं मिला। आपको कोई आपत्ति है क्या? नहीं तो यह तो सौभाग्य है, किंतु वह तो पागल है। पागल? कैसे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। उसके पिता पागल थे। काशीनाथ के पिता से प्रिय बाबू भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी मालूम था कि लोग उन्हें पागल समझते थे। कुछ देर तक सोचने के उपरांत वे बोले, उसका नाम क्या है? काशीनाथ बंदोपाध्याय। आप उसे बुला दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मधुसूदन ने अपने छोटे लड़के से उसे बुलवा भेजा। पाठशाला जाकर उसने आवाज लगाई, काशी भैया। उसने सिर उठाया और पूछा, क्या बात है? पिताजी बुला रहे हैं। किस लिए? यह तो नहीं मालूम। गांव के जमींदार बाबू आए हैं, उन्होंने आपको बुलवा भेजा है। पोथी बंद करके काशीनाथ उठा और प्रिया बाबू के पास पहुंचा। उन्होंने उसे नीचे से ऊपर तक भली भांति देखा और पूछा, कहाँ थे तुम काशीनाथ? भट्टाचार्य की पाठशाला में। व्याकरण पढ़ी है तुमने? सिर हिलाकर काशीनाथ बोला, जी हाँ पढ़ी है। साहित्य पढ़ा है? थोड़ा सा पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हो? सादृश्य। प्रिय बाबू ने आश्वस्त होकर कहा, अच्छा जाओ, जाकर पढ़ो। काशीनाथ चला गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि उसे क्यों बुलाया गया था, क्यों जाने को कह दिया गया। पाठशाला पहुंचकर वह पुनः पोथी खोलकर बैठ गया। उसके चले जाने पर प्रियनाथ ने मधुसूदन से कहा, आप पागल वाली बात क्या कर रहे थे? मधुसूदन जी ने कहा, जी नहीं, ठीक पागल तो नहीं, किंतु कुछ अजीब सा, इसलिए कुछ लोग पागल कहते हैं। वह कैसे? प्राय पोथी में खोया रहता है या फिर इधर उधर निरुद्देश्य घुमा करता है। कुछ अजीब सा स्वभाव है उसका। और कुछ करता है? हाँ, कभी कभी अंधेरे में घंटों अकेला कमरे के कोने में गुमसुम सा बैठा रहता है। हंसते हुए प्रिया बाबू बोले, और कुछ? हंसी की गूढ़ता को भांपते हुए मधुसूदन बोले, नहीं और तो कुछ नहीं है। जाइए भीतर जाकर पूछाइए। यदि सबकी राय हो तो इसी महीने में ब्याह हो जाए। अंदर जाकर मधुसूदन ने अपनी स्त्री से सब कुछ बतलाया। सुनते ही मानो वे आकाश से जमीन पर आ रही। कौतूहल कम होने पर वह बोली, काशी के साथ प्रिया बाबू की कन्या का विवाह? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों, इसमें पागल होने की क्या बात है? और नहीं तो क्या, काशीनाथ कितने कुलीन घर का लड़का है, इसे मत भूलो। पंडिताइनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अपने हरि के साथ यह क्या रिश्ता नहीं हो सकता? हालांकि दोनों जानते थे कि ऐसा होना संभव नहीं, फिर भी मधुसूदन ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, तुम्हारी क्या राय है? ने दुखित होकर कहा, मेरी क्या राय है? तुम जैसा उचित समझो। बाहर आकर पंडित ने चेहरे पर अस्वाभाविक हंसी लाते हुए कहा, पंडितानी बहुत प्रसन्न है, और हो भी क्यों ना, आखिर काशी की माँ के स्थान पर है। 2 वर्ष की उम्र में ही तो उसकी माँ उसे अकेला छोड़ गई थी। तब से उसने ही उसे पाला है। बहनोई के देहांत के बाद से तो वह यहीं रह रहा है। गर्दन हिलाते हुए प्रिया बाबू बोले, मैं सब कुछ जानता हूँ, ना हो तो आज ही पक्का कर डालिए। पक्का क्या करना है? जब भी आप उचित समझे आशीर्वाद दे आऊंगा। ऐसी बात नहीं, मैं कुलीनता की मर्यादा के विषय में पूछ रहा था। इस विषय पर क्या कहूँ? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर भी आपके भाभी जमाई की मामी से भी पूछ लेना ठीक रहेगा। ठीक ही तो है, मैं भी यही सोच रहा था। काशीनाथ की मामी की राय लेकर हरि बाबू की इच्छा अनुसार हुआ कि समधिन जी 1000 रुपये नगद लिए बिना यह रिश्ता नहीं तय करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। प्रियानाथ बाबू ने शर्त स्वीकार कर ली। काशीनाथ ने जब देखा कि वह स्थायी रूप से घर जमाई हो गया है और पहले की बात नहीं रह गई है, तब से उसका मानसिक सुख जाता है। वह कहीं स्वेच्छतया आ जा नहीं सकता, अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर नहीं सकता था, मानो उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया था। कहीं जाना चाहता भी है तो ससुर की अनुमति नहीं मिलती अथवा सास की झुंझलाहट। बेचारा काशीनाथ मन मारकर रह जाता है। उसे विस्मय हो रहा था कि उसके ऊपर इतना कठोर अनुशासन क्यों है। इस नियंत्रण से किसी का क्या हित सिद्ध होगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था वह। किसी तरह वह अपने को समझा लेता, किंतु उसका हृदय उसे कुरे देता कि उसे कोई सुख नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं। पहले वह स्वच्छंदतापूर्वक घूमा करता था, अब सोने के पिंजरे में कैद है। इस बात को वह भली भांति समझ गया। पहले वह विशाल समुद्र में तैरता था, अब कटीली झाड़ी में कैद है। समुद्र में वह सुख से तैयार था, सो बात नहीं थी। वहां भी उसे तूफान व तरंगों से खेलना पड़ता था, लेकिन यह निर्मल सरोवर तो और भी कष्टदायी हो गया था। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसे गर्म पानी के कढ़ाई में डाल दिया गया है। सबने मंत्रणा कर उसकी देह को खरीद लिया है। उसका स्वयं का कुछ भी ना रहा। सिर पर वह चोटी नहीं, कंठ में तुलसी माला नहीं, नंगे पैर नहीं,
उग्रा बदन नहीं, वह पाठशाला नहीं, नदी किनारे वह पीपल का वृक्ष नहीं, चंडी मंडप का एकांत कोना नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। उसे लगा जैसा उसका नया जन्म हुआ है और पूर्व जन्म की चीजें उसने झाड़ फूड़ छोड़कर फेंक दी हैं। शरीर और मन आपस में लड़कर थक गए हैं। शाम होते ही उसका मन नदी किनारे उस पीपल वृक्ष अथवा किसानों में भटकने लगा होता तो उसकी देह बहुमूल्य पोशाक पहने बग्गी पर घूमती होती। मन अब अंगोछा पहने नदी में डुबकियां लगा लेता तो शरीर पर बैठा नौकरों द्वारा साबुन तेल से धुलता पुछता रहता। इस प्रकार एक ही काशीनाथ का दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। उसका कोई भी कार्य भव्य ना होता और न ही पूरा होता। दिन बीतते गए। 12 महीने का अरसा ससुराल में गुजर गया। पहले के कुछ महीने अच्छे बीते। नएपन के मोह में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अब वह सूखने लगा। उसकी दशा को और किसी ने समझा हो अथवा नहीं, लेकिन कमला अवश्य ताड़ गई। उसकी आंखों ने उसे विवश कर दिया। एक दिन उसने काशीनाथ से कहा, तुम दिनों दिन सूखते क्यों जा रहे हो? कौन कहता है? मेरी आंखें कहती हैं। गलत कहती है। कमला ने यथावत कहा, बात क्या है? कुछ बताओगे भी? कुछ भी तो नहीं। क्या बताऊं? कुछ तो है, जरूर कुछ है, मैं समझती हूँ सब कुछ। काशीनाथ ने मुख फेरते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ज्यों ही वह उठकर चलने को हुआ, कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया और अधीर होकर बोली, मत जाओ, अब से कुछ ना कहा करूंगी। क्षण भर को काशीनाथ बैठ गया, पर कुछ देर बाद उठकर चल दिया। कमला ने उसे रोका नहीं। पति के अचानक बिना कहे चले जाने पर तकिए में मुंह छिपाकर वह सुबक पड़ी। बाहर आकर काशीनाथ आश्वस्त हुआ। फाटक से निकलकर वह सड़क पर आ गया। काफी दूर निकल जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे पीछे दरबान चला आ रहा है। काशीनाथ झल्ला उठा। करीब आने पर उसने कहा, तू कहाँ चला आ रहा है? उसने प्रणाम करते हुए कहा, सरकार के साथ। मेरे साथ कोई जरूरत नहीं है, तू लौट जा। शाम को अकेले घूमेंगे सरकार? कोई उत्तर न देकर काशीनाथ आगे बढ़ गया। दरबान की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने तय किया कि वापस लौट चलना चाहिए। काशीनाथ ने उधर ध्यान नहीं दिया, सीधे मामा के घर पहुंचा। भीतर पहुंचकर सूने मन से बरामदे में आकर बैठ गया। कुछ समय के बाद जब हरिबाबू बाहर घूमने को निकले तो उन्होंने उसे देख लिया। अंधेरा होने के कारण वे उसे पहचान नहीं पाए। करीब आकर पूछा, कौन है? काशीनाथ ने दबे स्वर में कहा, मैं हूँ। हरिबाबू को विस्मय हुआ, तुरंत पूछ बैठे, हैं कुंवर साहब यहाँ? काशीनाथ खामोश ही रहा। हरिबाबू ने हल्ला मचाते हुए चिल्लाना शुरू किया, माँ माँ, देखो तो जमींदार साहब के यहाँ से कुंवर साहब आए हैं। तुम लोगों ने बैठने को आसन तक नहीं दिया। हरि की माँ दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अहो भाग्य, दुखिया मामी की सुधाई तो बेटा। काशीनाथ पहले की तरह ही खामोश था। मामी ने बड़ी लड़की बिंदु वासिनी को आवाज लगाई, बिंदु, ओ बिंदु, तेरे भैया आए हैं, बैठने के लिए कुछ तो ला, तब तक मैं पूजा पाठ कर लूं। बिंदु वासिनी मधुसूदन भट्टाचार्य की छोटी लड़की थी। गृहस्थ घर की बहू होने के कारण मायके कम ही आ पाती थी। माह भर हुआ है उसे आए हुए, पर काशीनाथ को उसने नहीं देखा था। काशी को वह बेहद प्यार करती है, अतः भैया का नाम सुनते ही दौड़ पड़ी। करीब आकर देखा तो कोई दिखलाई नहीं पड़ा। बरामदे में अंधेरे में कोई बैठा हुआ था। इसके पहले उसने काशी भैया को इस स्थिति में नहीं देखा था। काशी भैया बड़े आदमी हो गए हैं। बड़े घर के जमाई होने के कारण वे बाबू बन गए थे। यह सोचकर उसे हंसी आ गई, लेकिन जब पास आकर अंधेरे में उसका कुमलाया मुख देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। कभी उसने काशीनाथ का मुरझाया चेहरा नहीं देखा था। इसके पहले घर भर में एक वही थी जो काशी भैया को कुछ कुछ पहचान सकी थी। करीब आकर उसने स्नेह से काशीनाथ की पीठ पर हाथ फिरते हुए कहा, यहाँ क्यों बैठे हो काशी भैया? जाओ, आओ भीतर चलकर बैठो। काशीनाथ चुपचाप उठकर भीतर आया और काठ पर बैठ गया। बिंदु ने उल्हाना देते हुए कहा, कितने दिन हो गए मुझे आए भैया, लेकिन तुम एक दिन भी मुझे देखने नहीं आए। नहीं आ सका बहन। क्यों, ऐसी भी क्या बात थी? काशीनाथ ने इधर उधर टालते हुए कहा, वे लोग आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? अपने मन से काशीनाथ ने कहा, यूं ही, ऐसे ही। बिंदु ने दुखित होकर पूछा, तुम जहाँ जाना चाहते हो नहीं जा पाते? नहीं, मुझे जाने ही नहीं दिया जाता। इससे मेरे ससुर का नुकसान होता है। बिंदु ताड़ गई। इन बातों से भैया को कष्ट हो रहा है, इसलिए बातचीत का सिलसिला बदलते हुए कहा, भैया तुमने बहू तो दिखाई ही नहीं। काशीनाथ चुप रहा। बिंदु ने पुनः दोहराया, कैसी है बहू? अच्छी है। तो किसी दिन जाकर देख आए। काशीनाथ ने बिंदु की ओर मुस्कुराकर कहा, देख आना। उसी समय बाहर गाड़ी की आहट सुनाई दी। बिंदु बोली, मालूम पड़ता है तुम्हारी गाड़ी आ गई। हाँ लगता है। जाते समय उसने बिंदु से पूछा, कब तक आओगी? कहा, अरे बहू देखने। बिंदु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन फुर्सत हो आकर ले जाना। कल आऊं? जरूर आना।
दूसरे दिन काशीनाथ स्वयं गाड़ी लेकर आए। ज्यों ही बिंदु चलने को ही हरिबाबू आ पहुंचे। आते समय उन्होंने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखकर अनुमान लगा लिया था कि भीतर पहुंचकर उन्होंने माँ से पूछा, बिंदु कहाँ जा रही है? माँ ने सहज ही कह दिया, बहू देखने जा रही है। किसकी बहू? जमींदार की लड़की को। माँ चुप हो गई, कुछ बोली नहीं। हरिबाबू ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, यदि बिंदु वहां गई तो मैं आजीवन उसका मुंह नहीं देखूंगा। माँ ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? भाई की बहू देखने में बुराई क्या है? बुराई भलाई के झमेले में मैं नहीं पड़ता, केवल इतना जानता हूँ कि बिंदु अगर मेरी बात नहीं मानती तो इस घर में ना आवे, बस। हरी भैया का स्वभाव बिंदु से छिपा ना था। उसने चुपचाप सब कपड़े लत्ते उतार दिए। काशीनाथ चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहा। दबा मन लिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शाम को कमला ने उससे पूछा, ननद जी नहीं आई क्यों? काशीनाथ ने बुझे मन से कहा, आने नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों? ना मालूम क्यों, शायद शर्म लगती है यहाँ भेजने में। कमला के हृदय में यह बात भेद गई।